17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को बांग्लादेश की एक कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. For real military duty and are crack shots for the rifle. If they ever get into real frontline action, they'll get. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को बांग्लादेश की एक कोर्ट ने फांसी की सजा दी। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. 2 दफ़ा फांसी के काउंट दिए गए और 1 दफ़ा उम्र कैद की सजा टिल डेथ। Count number 1 incitement, count number 2 order to kill, count number 3 inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrator. कि वो जेल में ही अपना टाइम गुजारेंगी जब तक वो नेचुरली वहाँ पे मर नहीं जाती। ये एक तारीख का बहुत बड़ा फैसला है। अगर इस फैसले को हम समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें 54 ईयर्स पहले जाना पड़ेगा, 1971 में, जब बांग्लादेश की क़याम हुआ, इसकी क्रिएशन हुई। तो उस वक्त के हालात जो हैं वो आज तक इसके ऊपर असर अंदाज हैं। वो जिससे कहते हैं ना, द लॉन्ग शैडो, 1971 का द लॉन्ग शैडो जो है वो अभी तक चलता आ रहा है। शेख हसीना ने 15 साल एक आयरन फिस्ट के साथ, जिसे कहते हैं ना, ये दबंग तरीके से उन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स नहीं देखे, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं देखा, उस तरह उन्होंने हुकूमत की और उसका सिला जो है उनको आज मिल रहा है। ये पूरा ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा, यहाँ पे भुट्टो साहब जीते, मगर जो ओवरऑल लीड थी वो शेख मुजीबुर रहमान साहब की थी और वो वेस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। हम सबको इस बात का पता है और वो राइटली सो क्लेम करते थे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में, दोनों वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में, उनकी बननी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल फिगर्स, उसमें भुट्टो साहब भी थे और हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरली अय्यर वगैरह जो थे, उन्होंने आई थिंक दे हैंडल दिस सिचुएशन पोरली और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ गया। इस सारे मामले में इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। आपको याद होगा कि 1971 में एक ऑपरेशन सर्च लाइट भी शुरू हुआ था और इंडिया ने मिलिटरीली भी इस सारे मामले में दखल अंदाजी की और पाकिस्तान को बड़ी सख्त चोट पहुंचाई, जिसमें आधा पाकिस्तान हमारा जो है वो चला गया। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इसलिए भी जीत थी कि उनको एक स्ट्रेटिजिकली उनका एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया कि एक इस तरफ और एक इस तरफ बीच में जो सैंडविच हुआ था इंडिया दोनों पाकिस्तान के बीच में, वो एक बाजू जो है वो कट गया और उसको थ्रेट जो है सिर्फ यहाँ से रहेगी। यहाँ पे कहा जाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी जो है वेस्ट पाकिस्तान में आ रहा था, तो इंडिया का वो वाला मामला भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब समझने वाली ये बात है कि इंडिया ने शेख हसीना को, आपको पता है कि अभी भी उन्होंने उनको असाइलम दिया हुआ है इंडिया के अंदर। अब इंडिया शेख हसीना को वापस भी नहीं देता और वो क्यों नहीं देता, उसकी कुछ वजूहात हैं। शेख हसीना का कनेक्शन क्या है इंडिया का? इन 1975 एक टेरेबल थिंग हैपन, एक बड़ी बुरी चीज़ वहाँ पे हुई और शेख मुजीबुर रहमान साहब की फैमिली, जिनकी ये बेटी हैं शेख हसीना, इनके 15 से 18 लोगों को कत्ल कर दिया गया। उसमें उनके बेटे भी थे, उनके बहू भी थी, औरतें भी थी, बल्कि उनका 10 साल का ग्रैंडसन भी था। ये जुल्म वहाँ पे किया गया। तो यानी कि ये शेख हसीना के भाई और भाभी और बच्चे और बहनें वगैरह वगैरह, इस तरह के तमाम लोग जो थे वो इसमें शामिल थे।
इनको मारना क्यों चाहते थे? इसलिए मारना चाहते थे ताकि कोई भी इनकी अवामी मुस्लिम लीग जो है उसको कोई बाद में क्लेम ना कर सके, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी सरासर जुल्म है, बारबैरिक एक्ट था और बड़ा सख्त जुल्म है। शेख हसीना और इनकी एक बहन बच गई। वो क्यों बची? क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। अल्लाह ने इनको बचाना था, ये बच गई और इंडिया ने इन दोनों को असाइलम दिया इंडिया के अंदर, जहाँ पे ये फिर बहुत सारे साल जो है इंडिया के अंदर असाइलम में रही और वहाँ से फिर इन्होंने अपनी इंडिया के थ्रू अपनी हुकूमत जो है वो बांग्लादेश में बनाना शुरू की। इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे कत्ल करने वालों में, वो आर्मी के लोग थे और मिडिल रैंकिंग लोग थे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रशीद थे और उसके बाद कुछ 2-3 मेजर थे, फिर कैप्टन थे। इस तरह के लोग थे जिन्होंने इनका कत्ल किया। ये तमाम लोग जो हैं ये मुल्क छोड़ के भाग गए। कोई लिबिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई कहीं चला गया और सुनने में आया कि कोई पाकिस्तान भी भाग आए। मगर एज द वर्ल्ड वुड हैव इट के ये लोग बाद में पकड़े भी गए, काफ़ी सारे पकड़े गए और इनकी फिर एग्जीक्यूशन भी हुई। ये दूसरे ममालिक से पकड़े गए और फिर इनकी एग्जीक्यूशन भी हुई। ये एक और आयरनी है कि 1975 में एक क्वेश्चन ये उठता था कि क्यों मारा इनको, वाई इतनी मर्सीलेसली इन्होंने क्यों मारा, ऐसा कत्ल क्यों किया। तो उसका जो आज तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जवाब है वो यही है कि एक अनरेस्ट था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो तारीख का सबसे बड़ा फैमन यानी कि कहत जो है वो उस वक्त बांग्लादेश में थी। इकॉनमी उनकी बर्बाद हो चुकी हुई थी और बुरी तरह और बुरे हालात थे बांग्लादेश के अंदर। तो कुछ फैक्शंस ऑफ द मिलिट्री जो हैं उन्होंने इसके बारे में प्लान किया और उनको कुछ इंटेलेक्चुअल्स या वहाँ की जो एलीट थी जो इनकी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थी, मुजीब साहब के, उन्होंने इनकी सपोर्ट की और ये जो हमला है वो वहाँ पे किया गया। और शेख मुजीब भी जो हैं उन्होंने भी आते साथ आई थिंक एज ए डिक्टेटर हरकत की। उन्होंने आके एक बास्काल के नाम से एक सिस्टम ले आए जो सिंगल पार्टी प्रेसिडेंटशिप था। तो आई डोंट थिंक कि ये चल सकता था, बट उन्होंने भी कोशिश की कि उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो और उनको कोई क्वेश्चन ना कर सके। मगर ये लावा पकता रहा 4 साल और जब फटा तो ये जो जुल्म हुआ, जो ये कत्ल आम हुआ, वो हमने देखा। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ट्राइब्यूनल जो है इसको 2010 में शेख हसीना साहिबा ने बनाया और आयरनी ये है ख़वातीनो हज़रात के इसी ट्राइब्यूनल ने फिर अब उनको फांसी भी दी। तो जिस ट्राइब्यूनल से उन्होंने लोगों के लिए बनाया था और स्पेशली इसलिए उन्होंने बनाया था कि 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था और वगैरह वगैरह उनको जो है पनिश किया जाएगा। और अगर आपको याद हो तो इन्होंने जमात इस्लामी के कुछ लोगों को भी फांसी दी, जो कि पूरी दुनिया में उसकी दुहाई मची के इतने साल गुजरने के बाद आप ये ट्राइब्यूनल बना के अपने मुल्क में फिर इंतशार जो है वो फैला रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इनको मिला हुआ हूँ शेख हसीना साहिबा को। ये पाकिस्तान आई थी और जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, और आज शौकत अजीज़ साहब आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो ये आई थी तो इनको उन्होंने एक खाना किया इनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने, तो मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड था। तो हम वेट कर रहे थे इनका, तो हमें कुछ 1.5 घंटा वेट करना पड़ा कि मैडम जो टाइम दिया हुआ था उस पर कब आएंगी। तो जब पता करते थे तो यही पता लगता था कि मैडम जो हैं वो तैयार हो। तो वो जब यहाँ पाकिस्तान में आई थी तो शी वॉजंट वेरी हैप्पी। मुझे कोई प्लेजेंट नहीं उनकी अपीयरेंस लग रही थी, ना ही उनके गुफ्तगू से, ना उनके आने जाने से, ना उनके स्टाइल से। मुझे नहीं लगता था कि वो कोई एक दोस्त कंट्री की हेड ऑफ स्टेट हैं जो पाकिस्तान आई हुई हैं। आई डोंट नो इतने उनको मजबूरी क्या थी, बट शी डिड कम। और जब वो खाने पे भी आई तो इतना बड़े उनके पूरे, शी वाज वेरी वेल ड्रेस्ड अपनी साड़ी में और वो ज्वेलरी से लदी हुई उस में आई और बड़ी
मैं आपको कैसे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे उनको, अंग्रेज़ी में कहते हैं बड़ी ऊँफ थी उनमें, तो बड़े नखरे के साथ वो आई और उन्होंने सारा हैंडल किया। तो मुझे कभी भी वो पसंद नहीं आई, ना ही मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा या हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर कि उनसे कोई आगे दोस्ती वाली बात की जाए। सो शी ऑल्सो वॉज ऑलवेज बिट ऑफ ए डिक्टेटर, जो है ना, जो मुझे समझ आई, उनकी हिस्ट्री देखी या उनसे मिलने के बाद मुझे हमेशा यही लगा। और अब हम एकदम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 तक। 2024 में एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू होता है शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट से, और उनकी एक डिमांड होती है लड़कों की, स्टूडेंट्स की, जिसमें बच्चे बच्चियां होते हैं, कि जॉब कोटा होना चाहिए। और वो सिविल सर्विसेज में जॉब कोटा मांग रहे होते हैं, मगर इसको इतनी बुरी तरह हैंडल किया जाता है। वो पंजाबी च कहते हैं ना लितर, तो वो यहाँ पे उन्होंने लितर परेड शुरू कर दी इन बच्चों की। और उसके तहत, और ये बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई कि 1400 लोगों को मार दिया गया, जो प्रोटेस्टर्स थे। 1400 लोगों को 46 डेज के अंदर, 46 दिन के अंदर, और 22,000 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। और यही वो टर्निंग पॉइंट था, वो चिंगारी थी जहाँ से आग लग गई बांग्लादेश में, और शेख हसीना का जो डिक्टेटोरियल रूल था वो ख़त्म हुआ। और उनको भागना पड़ गया हेलीकॉप्टर में। आपने वो वीडियोस भी देखी हैं तमाम। वो इंडिया में जाके छुप गई। 15 साल शेख हसीना ने एक आयरन फिस्ट के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने बांग्लादेश में रूल किया। जब उनकी ये गवर्नमेंट गिरी और यूएन ऑब्जर्वर्स ने देखा और ये ट्राइब्यूनल बने और दुनिया को पता लगना शुरू हुआ कि बांग्लादेश में क्या हो रहा था। आई एम श्योर पहले इंडिया वगैरह को तो पता था, क्लोज एलाइज थे, मगर कोई बोलता नहीं था। तो एक हॉरिफाइंग सच जो है वो सामने आना शुरू हो गया। बांग्लादेश के अंदर 500 से 700 आईना घर बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? आईना घर। ये आईना घर किनको कहा जाता था? जो सीक्रेट सेल होते थे, जहाँ पे इन लोगों को टॉर्चर किया जाता था या उठा के रख दिया जाता था, और वो सालों साल वहाँ पे रहते थे। उनको इनकार्सनेट कर दिया जाता था। ये बाद में पता, यानी यहाँ तक कि ढाका के जो एयरपोर्ट है उसको भी बिल्कुल उसके भी बिल्कुल साथ एक सेल जो है वो मौजूद है। और वो नज़र आया कि कोई अगर प्लेन से भी लैंड करता है जो इनको नहीं पसंद इनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, तो उसको उठा लिया जाता था। अब सामने ये आ रहा है कि उन्होंने बेतहाशा सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि मोस्टली अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनको दबाने के लिए, उठाने के लिए, धमकाने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए ये सेल्स जो हैं वो कायम किए गए थे। तो ये तो एक डेमोक्रेसी तो ना रही, ये तो फिर एक ब्रूटल किस्म की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ही सामने आई, जिसके यहाँ कोई आइन का कोई मकसद नहीं है, किसी आप इंसानों का जीने का कोई मकसद नहीं है, या कुत्ते बल्ले की तरह जिसको आप चाहें आप उठा लें। तो ये जो शेख हसीना साहिबा हैं, इनकी गवर्नमेंट की ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे सामने आई। ना सिर्फ ये, अगर मैं आपको पैसों की बात बताऊं, जो करप्शन की बहुत बड़ी बात जो बाद में सामने आई, उस स्टैगरिंग नंबर्स। अब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट से $16 बिलियन हर साल लॉन्डर हो रहे थे, यानी कि वो काले धन बना के कहीं ना कहीं भेजे जा रहे थे। और अगर आप वो इनके 15 साल से उसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये $240 बिलियन जो हैं वो बन जाते हैं। तो देखा जाए दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से अगर ये हालात थे तो आई थिंक मोहतरमा को जो फांसी की सज़ा मिली है वो ठीक ही सज़ा मिली है। मीडिया को सप्रेस किया हुआ था, इसके ऊपर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मीडिया में कैसे सप्रेस किया जाता है,
पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इजाज़त नहीं थी बोलने की, निकलने की एंड वगैरह वगैरह। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया हुआ है कि वो इनको नहीं भेजेगा, और इंडियन जो कमेंट भी बाद में आया है इस फांसी के बाद, उसमें उन्होंने शेख हसीना का ना नाम लिया ना उनका जिक्र किया है, बल्कि एक जनरल सा बयान दे दिया उन्होंने कि हम बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के साथ हैं। सो वेरी शेमफुल पार्ट ऑन इंडियंस, बिकॉज इनकी वो बांग्लादेश के साथ उसके ऊपर सिग्नेटरीज भी हैं, ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो होती है उसके ऊपर ही बांग्लादेश के साथ सिग्नेटरीज भी हैं। दे मस्ट अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ, मगर इंडिया बड़ा है इसलिए वो फिर बदमाशी करके दिखा रहा है और वो इनको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहा। इनके ऊपर जो एक्यूजेशंस क्या थे, एक्यूजेशंस ये थी कि शेख हसीना साहिबा ने डायरेक्टली ऑर्डर किया था कि जो प्रोटेस्टर्स नहीं ठीक होते उनको मार दिया जाए, ब्रूट फोर्स यूज़ की जाए, और यहाँ तक कि जो ज़ख्मी हैं उनको भी ट्रीट जो है वो ना किया जाए। उनका मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ब्रूटल कैसे हो सकती हैं। इसको कहा जाता है नो रिलीज नो ट्रीटमेंट। আমাকে যখন গাড়িতে তোলা হয়, তোলার পরে আমাকে পিস্তলের বাট দিয়ে আমাকে মাথায় আঘাত করা হয়, তখন আমি আমার পিছনের দিকে আমাকে ফেটে যায়। He was taken to a room where he was kept blindfolded for days. দুজন ধরে রাখে এবং অনবরত তারা আমার এই দুই হাতের ফিঙ্গারে বড় লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। Day after day, the torture intensified. They forced him to balance over 2-inch nails. এভাবে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো? পেরেকের মধ্যে আমার গোড়ালিটা নামিয়ে দিতাম। After a week, they told him they were going to shoot him. তোমাকে এখন তোলা হবে, তোমাকে আমরা এখন ক্রস ফায়ার দিব। Those who have been accused, they are under investigation. Are there still some serving in RAB now who have been accused of these crimes? We are not sure about but I'm not sure whether they are here or not. तो ये यहाँ तक इन्होंने अपने बांग्लादेश में यहाँ तक लोगों के साथ जुल्म किया, और इसमें विटनेसेस हैं, और अब तो कोई वादा माफ गवाह भी हैं जो डायरेक्टली कहते हैं कि इन्होंने हुक्म दिया था। एक जो डायरेक्ट विटनेस हैं, कोहकोन उनका नाम है शायद, और उन्होंने बताया कि वो उनके मुंह पे फायर लगा था, मुंह के ऊपर फायर लगा था, उन्होंने भी इनका नाम लिया है। उसके अलावा सीनियर इनके ऑफिशियल्स ने भी इनके नाम लिए हैं, और एक और विटनेस हैं अब्दुल्ला अल इमरान, और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद सुनाया शेख हसीना को कहते हुए कि ये जो ज़ख्मी हैं ना इनको छोड़ा जाएगा और ना ही इनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। सो इनका बुरा ही हाल है, और होना भी चाहिए। आई थिंक एज ह्यूमंस वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे कोई राइट्स हैं, और जब ये राइट्स पामाल होंगे तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये दुनिया जो है वो खड़ी होगी, जैसे ये बांग्लादेश वाले जो हैं वो खड़े हो गए। और इन स्टूडेंट्स ने बड़ी हिम्मत की और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अपनी ये कैंपेन की, और उसके बाद एक उन्होंने शानदार तरीका ये इस्तेमाल किया कि वो खुद नहीं, उन्होंने आके इक़्तिदार संभाल लिया। इलेक्शन की डिमांड हुई, और वो यूनुस साहब को, अगर आपको याद हो, ये वो शख्स हैं जिनको नोबल प्राइज़ भी मिला था, नोबल लॉरिएट है, उनको उन्होंने एज एडवाइज़र ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनको उन्होंने स्वेयर इन कर लिया। शेख हसीना साहिबा ने ऑब्वियसली इस वर्डिक्ट को डिनाई किया है और सारी एक्विजिशंस को डिनाई किया है, और वो कहती हैं कि मैं तो बड़ी फ़ख्र करती हूँ कि हमने इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं और लॉज हैं, हमने उसके ऊपर 15 साल बड़ा उसके ऊपर काबू पाया, और उन्होंने कहा जी मैं अपील में जाऊंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये आज तक की इनकी जो है शेख हसीना साहिबा की दास्तान है। आखिर में मैं आपको यूनुस साहब का भी बता दूं, ये नोबल लॉरिएट हैं, और इनको काफ़ी साल पहले, अगर आपको याद हो, एक ग्रामीण बैंक की इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था कि पोरेस्ट ऑफ द पोर, यानी कि गरीब से गरीब तन को
गुर्बत से निकालने के लिए इन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम ईजाद किया था और उसके ऊपर ये मिला था। इनके साथ भी मैडम हसीना जो वाजिद है, इन्होंने बहुत जुल्म किया है, इनके ऊपर कुछ 100 से ऊपर केस है, बिकॉज ये एक दफ़ा पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने अपनी बना ली थी, तो इससे वो डरती थी या थ्रेट समझती थी, तो 100 से ऊपर इनके ऊपर केस है, हर किस्म का इनके ऊपर केस है। बल्कि यहाँ तक इनके ऊपर एलिगेशन लगाई गई कि यूनुस साहब जो हैं वो होमोसेक्सुअल जो है उसको बांग्लादेश में प्रमोट करते हैं। सो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि यूनुस साहब किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए, बट ही इज़ 84 ईयर्स ओल्ड और अभी तक जो उन्होंने इक़दामात किए हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश में 26 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। बट इसमें एक ह्यूज बट ज़रूर है, वो ये है कि उन्होंने भी शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर पॉलिटिकल किसी किस्म की भी एक्टिविटी जो है उसको बैन कर दिया गया। एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ डूइंग द सेम थिंग जो उन्होंने किया। ये इस तरह मुल्क आगे नहीं जाएगा इनका। दे मस्ट अलाउ अ फ्री प्रोसेस टू रन, और बांग्लादेश की आवाम जो है वो खुद चुने जिसको वो चुनना चाहती है, ना कि किसी के ऊपर बैन लगाओ और दूसरे के ऊपर एक फ्री उसको रन दिया जाए कि वो इलेक्ट हो जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।